हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। कैसे हैं आप लोग। तो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं सबको टॉपिक वाइज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने शुरुआत की है इतिहास से, यानी कि एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ेंगे। कक्षा 6 से लेकर 12 तक चलेंगे और साथ ही साथ हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो आपकी हिस्ट्री होगी ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इतिहास से टीजीटी पीजीटी की, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, और इसके अलावा वो सारे विषय जो कि स्टैटिक जीके में कवर होते हैं, लाइक एज इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था होगी यानी कि अर्थशास्त्र हो गया, इसके अलावा पॉलिटी हो गई, सारे जो विषय हैं एनसीईआरटी के मुताबिक हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो आराम से देख सकें। फिलहाल अभी जो सीरीज है वो लगातार चलती रहेगी और इसके लिए आपको प्रतिदिन 1 या 2 वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा, तो आप लोग वीडियो को वॉच करते रहिए। मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि ये जो पूरी सीरीज है वो कम समय में कंप्लीट करवा दी जाए और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब के सब कवर करवा दिए जाएँ। तो क्लास 1 में हमने जो पढ़ा था वो बताना चाहूँगा आपको कि एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक की इतिहास की जो किताबें हैं उसमें कक्षा 6 में जो किताब चलती है उसका नाम है अवर पास्ट, यानी कि हमारे अतीत। इसके अंतर्गत कुल मिला के कितने चैप्टर हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुल मिला के चैप्टर हैं 11। तो पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर कंप्लीट कर लीजिए अभी। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 मतलब आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इसके बारे में बहुत अधिक चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि चल रहे हैं चैप्टर पर। चैप्टर से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आइए पढ़ते हैं चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। और जितने भी लेक्चर हो रहे हैं इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एक पेड ग्रुप बनाया गया है, उसमें हम आपको सारी पीडीएफ एक साथ दे रहे हैं। मतलब कि जितने भी लेक्चर होते हैं, चाहे वो करंट अफेयर के लेक्चर हो, चाहे वो कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, या फिर ये सीरीज जो चल रही है एनसीईआरटी बुक्स की, तो इसकी भी पूरी पीडीएफ आपको उसी पेड ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे हमारा जो जनरल ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर की जाती हैं। दोनों ग्रुप के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर 2। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो शुरुआत में क्या है, देखो मैं इस पूरे चैप्टर के बारे में आपको पहले बता देता हूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ने को मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, इस धरती पर जो जीवन वर्तमान समय में आपको दिखाई देता है, जो भी विकास आपको दिखाई देता है, इसके पीछे एक बहुत लंबा समय बीता है। आपको बताना चाहेंगे कि इस धरती पर अबाउट 20 लाख साल पहले, जी हाँ फ्रेंड्स, 20 लाख साल पहले से जीवन मौजूद रहा। और वर्तमान समय में जो जीवन है, यानी कि जिस तरीके से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसको आप नवजीवन कर सकते हैं, नवजीवन, नया जीवन कर सकते हैं। तो इसके बीच का जो एक बहुत लंबा समय है, इसको कई पार्ट में आप बांट सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि 20 लाख साल से पहले, 20 लाख साल से पहले मतलब अब से 20 लाख साल पहले और अब से 12,000 साल पहले तक इस धरती पर कोई भी विकास का विशेष चिन्ह दिखाई नहीं देता है। इतने समय तक धरती जो थी वो इस प्रकार से ही रही कि यहाँ पर कोई विज्ञान नाम की चीज़ नहीं होती थी। सब कुछ जो था वो जो नेचर बनाती थी, जो नेचर पैदा करता था, उसी के मुताबिक यहाँ पर जीवन पनपा, उसी के मुताबिक जो है जीवन चला। तो ये समय याद रखना कि 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस समय को भी 3 कालों में बांटा गया। इसको कहा गया पाषाण युग। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। एक था पूरा पाषाण युग, दूसरा था मध्यकालीन पाषाण युग और तीसरा हुआ नव पाषाण युग। तीनों के बारे में आगे हम जानेंगे। तो प्राचीन काल में क्या था, जो आरंभिक मानव था वो आखिर इधर उधर घूमता क्यों था। देखिए फ्रेंड्स, सबकी अपनी ज़रूरतें होती हैं। ज़रूरतों के हिसाब से इंसान अपनी लोकेशन भी बदलता है। उस समय भी इंसान जो था वो अपनी ज़रूरतों के मुताबिक जो है अपनी लोकेशन बदलता था, भ्रमण करता था। उपमहाद्वीप के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि उपमहाद्वीप में लगभग संपूर्ण दक्षिण एशिया आ जाता है। तो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले
जो इंसान रहा करते थे उन्हें हम नाम देंगे आखेटक खाद्य संग्राहक, यानी कि इंसानों की एक ऐसी प्रजाति जो मुख्य रूप से अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकती थी और आखेट करती थी। आखेट मतलब हंटिंग, जी हाँ, जानवरों का शिकार करना, उन्हें आखेट कहा जाता है। तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर वो खाने के लिए जंगली जानवरों का मांस खाते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़ियाँ पकड़ते थे। इसके अलावा फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे वगैरह भी उनके भोजन का हिस्सा हुआ करते थे और इन्हीं की तलाश में वो यायावर जीवन बिताते थे। यायावर समझते हैं ना, इधर उधर भटकते रहते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। यहाँ पर मुख्य रूप से इस किताब में 4 कारण बताए गए हैं। पहला कारण ये कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, फिर उन्हें अपनी लोकेशन बदलनी पड़ती थी। दूसरा कारण क्या था? जानवर अपने शिकार के लिए माइग्रेशन करते हैं, जैसे कि जो जानवर होते हैं, हिरन हो गया या फिर कोई भी जानवर हो गया, तो वो इधर से उधर जाते रहते हैं। तो क्योंकि जो इंसान था भोजन के लिए उन पर निर्भर था, तो वो भी उनके पीछे पीछे जाया करता था। तीसरा कारण क्या था कि पौधों, जो पेड़ और पौधे होते थे उसमें समय के अनुसार फल आते थे। गर्मियाँ आती थी तो आम में फल आ गए, सर्दियाँ आती थी अमरूद में फल आ गए। तो जहाँ पर आम का पेड़ है ये वहाँ चले गए, जहाँ पर अमरूद का पेड़ है ये वहाँ चले गए। यानी कि जिस हिसाब से मौसम बदलता था, अपनी खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान जो होता था वो माइग्रेट होता रहता था। चौथा कारण क्या था कि पानी के बिना कुछ जगहों पर क्या होता था, मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा तालाब है जहाँ पर खूब फलदार वृक्ष हैं, तो आसानी से वो फल ये आदिमानव खा सकते थे। आदिमानव ही कहेंगे, प्राचीन मानव को। लेकिन अब पानी वहाँ पर जब तक है तब तक वो वहाँ पर रहते थे। जब पानी सूख जाता था तो किसी ऐसे स्रोत की ओर चले जाते थे जहाँ पर पानी मिल सके उन्हें। कुछ नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता रहा होगा, लेकिन वहाँ पर खाने की सुविधा नहीं रही होगी, इसलिए वो वहाँ पर हमेशा नहीं रह सकते थे। तो इस प्रकार से जो इंसान था वो उस समय अपना जीवन यापन करता था। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें कुछ औजार तो आज भी आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो औजार होते थे ये इनके जीवन के लिए विभिन्न काम करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। लकड़ियाँ काटते रहे होंगे, इससे वो जानवरों की खाल उतारते रहे होंगे, जानवरों की खाल सीते रहे होंगे और खुदाई करते रहे होंगे कंदमूल प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ तस्वीरें यहाँ पर आज भी उपलब्ध हैं। अब देखो यहाँ पर मानचित्र 2 को देखने की बात कही जा रही है। ध्यान से देखना, ये मानचित्र आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। मानचित्र 1 मैंने कल की वीडियो में दिखाया था, उसको भी आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेहरगढ़, ये लोकेशन जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है आपका बुरजोम। बुरजोम कहाँ पर मिलेगा आपको? बुरजोम वर्तमान जम्मू कश्मीर में है, और मेहरगढ़ जो है ये लोकेशन याद रखना, ये भारत के बाहर फिलहाल तो आपको दिखाई देगा। और यही वो रास्ता है मेहरगढ़ का जहाँ पर ईरान, अफगानिस्तान और आगे चल के यूनान के जो आक्रमणकारी थे वो इसी रास्ते से अंदर आते थे। भीमबेटका यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा कुछ और भी स्थान हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, पूरा पाषाणिक पुरास्थल जो कि लाल त्रिभुज से दिखाई दे रहे हैं। कुरनूल की गुफाएं होंगी, हुंसगी हो गई, भीमबेटका हो गया। तो ये कुछ मुख्य स्थान है जो कि पूरा पाषाणिक पुरास्थल है। मतलब इनका जो समय है वो कब से है? ये 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले के ये स्थल हैं जिन्हें पूरा पाषाणिक पुरास्थल कहा जाता था। फिर आ गया यहाँ पर नवपाषाणिक पुरास्थल। नवपाषाणिक का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर जो यहाँ पर आपको ब्लू स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, ये नवपाषाणिक हैं, ठीक है। एक स्थल और यहाँ पर दिखाई दे रहा है महापाषाणिक। तो महापाषाणिक पुरास्थल के बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में जब, अच्छा इस समय चल रहा है 2022, यानी कि ईसा मसीह का जन्म हुए कितना समय बीत चुका है? 2022 साल बीत चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर यह माना जा रहा है कि लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर और कुछ सदियों तक का जो समय रहा वो यहाँ पर महापाषाणिक पुरास्थल के रूप में जाना जा रहा है, ठीक है। ये बात अब आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लगभग 1000 ईसा पूर्व से ईसवी सदी की आरंभिक सदियों तक प्रायद्वीपीय उच्च भागों में महापाषाणिक संस्कृति के लोगों का समय माना जाता है। अब ये बात अब आप समझ गए होंगे।
कि ये एक नया समय है, ठीक है, ये आधुनिक समय भी आप मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीर में आपको इनाम गांव दिखाई देगा, इसके अलावा और आधुनिक नगरों में आपको मुंबई दिखाई देगा और कोलकाता दिखाई देगा। तो ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, यहाँ पर जो मैप देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ये देखो, ये तस्वीर आप देख सकते हो। भीमबेटका कहाँ पर मिलेगा आपको? आधुनिक मध्य प्रदेश में मिलेगा। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये प्राचीन समय का यानी कि आदिमानव के समय के बारे में हमें बहुत गहरी जानकारियां प्रदान करती हैं। भीमबेटका इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिलती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि ये जो गुफाएं होती थी बारिश, धूप और हवाओं से उन्हें राहत मिलती थी। ये जो गुफाएं हैं ये आपको नर्मदा घाटी के पास मिलेंगी। तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी बना डाली हैं। इंसान जहाँ पर रहता है, आपके भी कमरे में कैलेंडर होंगे, उसमें कैलेंडर तो छपते नहीं थे, लेकिन इंसान खुद ही तस्वीरों को बनाता था। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें एक जानवर का पीछा करते हुए इंसान को दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है कि जानवरों पर इंसान कितना आश्रित था और वो उनका शिकार करता था, उनको पालने का प्रयास भी करता था। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है भीमबेटका की गुफाएं, यहीं पर आपको मिलेंगी। ये जो पहाड़ियाँ हैं, अगर ये सजीव होती तो ये आपको एक ऐसी कहानी सुनाती कि आपके सारे रोए खड़े हो जाते। मतलब ये कि 20 लाख साल, अब से 20 लाख साल पहले से लेकर वर्तमान समय तक का जो विकास हुआ है, सारा इतिहास इन पहाड़ियों ने देखा है। यानी कि मानव जब आदि मानव था और जब आधुनिक मानव बना तो जितना भी विकास हुआ वो सब कुछ इन पहाड़ियों ने देखा है। इन्हीं पहाड़ियों में कभी आदि मानव रहा करता था। तो ये पहाड़ियाँ हैं और यहीं पर आपको मिलेंगी भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, वो है पूरा स्थल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं पर छोड़ गए। अब ये जो औजार हैं वो ज़मीन के अंदर, ऊपर, कहीं पर भी आपको मिल सकते हैं, समुद्र, नदी तल, कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ी खोज इंसान के जीवन में जो हुई थी, मानव के जीवन में जो हुई थी, वो थी आग की खोज। तो मैंने आपको दिखाया था ना कुरनूल गुफा, चलिए मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये है कुरनूल गुफा, यहाँ पर ये है ना कुरनूल गुफा। तो कुरनूल की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर हमको राख के अवशेष मिलते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल उस समय भी बहुत सारे कामों में होता था, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए। जानवर आज भी आग से डरते हैं। तो अब बात करते हैं नाम और तिथियों के बारे में। तो जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात ध्यान से समझाना चाहता हूँ, ध्यान समझिए। 12 साल पहले का जो समय था, 12,000 साल पहले का जो समय था, उसको नाम दिया गया था पूरा पाषाण युग। ठीक है, पूरा पाषाण युग यानी कि प्राचीन पत्थर युग कह लीजिए आप। 12,000 साल से लेकर 10,000 साल, ये 2,000 साल जो थे, ये मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आएंगे और इन्हें मेसोलिथ कह सकते हैं आप, मेसोलिथ। और 10,000 साल के पहले का, मतलब 10,000 साल के बाद का जो अब का समय है, तो उसको आप कह सकते हैं 10,000 साल पहले से नव पाषाण युग का नाम दिया गया। समझ गए आप? तो इस प्रकार से जो वो समय था उसको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आता है यहाँ पर पूरा पाषाण, फिर आता है मध्य पाषाण, फिर आता है नव पाषाण। आग की खोज, पहिए की खोज कब हुई थी, ये सब नव पाषाण युग की खोज मानी जाती है। इसके बाद जलवायु में परिवर्तन हुआ। पहले ये माना जाता है कि धरती पर जो क्लाइमेट था बहुत ठंडा था, लेकिन और इतना ठंडा था कि बहुत सारे जो जीव थे वो पनप नहीं पा रहे थे। फिर धरती पर जो क्लाइमेट था बदलना शुरू हुआ। कब बदलना शुरू हुआ? लगभग 12,000 साल पहले। तो बहुत सारे बदलाव आए। जब धरती थोड़ी सी गर्म होनी स्टार्ट हुई तो घास जो थी उगने लगी। घास उगने लगी तो जो बहुत सारे शाकाहारी जानवर होते हैं, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, ये सब जो थे, इनकी संख्या जो थी बढ़ने लगी। ये घास खाकर जिंदा रह सकते थे और इन पर जो मानव था वो भी डिपेंड करता था, तब भी और अब भी। तो वो इन जानवरों का शिकार करता था, वो इनके पीछे आए, इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल किए और तब से हो सकता है कि ये लोग जानवरों को पालतू बनाने का भी प्रयास किए हों। और इसी काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी।
ये भी आपको पता होना चाहिए। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज जो थे वो भी प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया होगा और वो ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ पर उगते हैं, क्या क्लाइमेट होता है, कब पककर तैयार होते हैं, इनको कंडीशंस कैसी चाहिए। और धीरे धीरे वो कृषक बनने लगे, यानी कि उस अनाज को स्वयं उगाने का प्रयास करने लगे। तो क्या होता है कि जब कोई अनाज, जब आप खेती करते हैं, मान लेते हैं कि आप गेहूं की फसल को बोते हैं तो इसमें 4 महीने का वक्त लगता है। अब अगर उन्होंने कोई खेत, मतलब कोई फसल उन्होंने बो दी है, तब वहाँ पर रहना, उसकी सुरक्षा करना, फसल के पकने तक एक अस्थायी रूप से निवास करना इनके लिए मजबूरी बन गई। धीरे धीरे इसी प्रकार से मनुष्य जो था वो अस्थायी जीवन की ओर उद्यत होने लगा। जब अस्थायी रहने लगा तो उसको सुरक्षा की भी आवश्यकता हुई। सुरक्षा के लिए जो जानवर सबसे पहले उन्होंने पालतू बनाया वो था कुत्ता, क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं, इंसानों के निकट बहुत जल्दी आ जाते हैं। आसपास अगर आपकी कोई प्रोग्राम हो रहा हो जहाँ पर खूब भीड़ हो तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अनायास ही कुत्ते चले जाते हैं। तो कुत्ते जो होते हैं वो इंसान से आकर्षित होते हैं और वो वफादारी भी दिखाते हैं और वो एक अच्छे सुरक्षाकर्मी भी होते हैं। तो इस प्रकार से जो इंसान था, भोजन भी बहुत अल्प लेते हैं, अपना खाना वो खुद ही पैदा कर लेते हैं, मतलब खोज लेते हैं। तो इस प्रकार से जो कुत्ते थे वो पहले इंसानों के साथ रहना शुरू किया, यानी कि जो पहला पालतू पशु बना इंसान का वो कुत्ता था। इसके बाद इंसानों ने पक्षियों को पालना शुरू किया। उससे क्या होता था, अंडे मिलते थे, मांस मिलता था। फिर उन्होंने जानवरों को, गाय भैंस वगैरह को पालना स्टार्ट किया, कुछ और जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया। इस प्रकार से जब इंसान काफ़ी चीज़ों का संग्रह करने लगा तो संग्रह ही है दुख का कारण, तो एक स्थान पर वो बंध गया और यहीं पर एक आवासीय जीवन की शुरुआत हुई और इंसान जो था वो बसने लगा और यहीं से वो कृषि पर डिपेंड होने लगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो इंसान था वो एक जगह पर रहने का प्रयास करने लगा और वहीं पर अपनी सारी सुविधाओं को पैदा करने का प्रयास करने लगा और उसी का परिणाम है आज का जीवन, कि आज हर इंसान का एक अस्थायी निवास जरूर होता है। एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत भी तभी से हुई। अभी आप किसी पौधे के बीज को बो कर देखो तो इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, कुछ दिन, कुछ महीने, फिर साल भी लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा और इसके बाद कृषि कार्यों के लिए, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा के लिए बहुत से काम होते थे। फिर अनाजों का उत्पादन करना, फिर उन्हें अगली फसल के लिए सुरक्षित रखना, बहुत सारे काम इंसान जो है वो करने लगा था, जिसके लिए उसे अस्थायी रूप से एक जगह रहना बहुत ही जरूरी हो गया था। जानवरों की ओर आकृष्ट हुआ क्योंकि जानवर जो थे वो चलते फिरते खाद्य भंडार थे। इससे जानवरों से इंसानों को बहुत फ़ायदा तब भी था और अब भी है। हमारा जो जीवन है वो सिर्फ इंसानों से नहीं चल सकता, जानवर बहुत ही अहम है हमारे लिए। कल्पना कीजिए कि दूध इस धरती से विलुप्त हो जाए, अगर जानवर नहीं होंगे तो दूध नहीं मिलेगा और दूध नहीं मिलेगा तो आपकी हमारी क्या हालत होगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में आपको पता करने के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था ना, एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद हम फिर से वापस आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप नीले वर्ग में क्या है, मयमपल्ली है, हल्लूर है और यहाँ पर देखिए दाउजली हेडिंग है, चिरांद है, कोल्डीवा है और महदहा है, मेहरगढ़ है, बुरझोम है। तो ये जो नीले नीले स्क्वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या बताया जा रहा है। तो कई नीले वर्ग यहाँ पर दिख रहे हैं और इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन किया जाता है। सबसे रोचक जले हुए अनाजों के दाने होते हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों को पहचान कर इसके बारे में कई से रिसर्चेस करते हैं और पता लगाते हैं कि उस समय कौन कौन से अनाज पैदा होते रहे होंगे, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती रही होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इंसान फिर धीरे धीरे अस्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगा। बुर्ज़होम में हमको गर्तावास मिलता है, यानी कि गड्ढे में बना हुआ घर। तो गर्तावास के जो प्रमाण मिलते हैं वो वर्तमान कश्मीर में बुर्ज़होम से मिलते हैं। और इसके बाद कुछ हथियारों के भी प्रमाण मिलते हैं, नौपाषाण युग के कुछ यहाँ पर आप हथियार देख सकते हैं।
ये इंसानों की सुरक्षा के लिए, उनके भोजन को तैयार करने के लिए और भी कई उपयोग में आते रहे होंगे। कुछ बर्तन भी मिलते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि इसमें इंसान कुछ लिक्विड मतलब रखता रहा होगा, खाने पीने की चीज़ें, पीने की चीज़ें बेसिकली। और आगे चलकर ये जो बर्तन थे इसका निर्माण भी वो करने लगा होगा। तो इस प्रकार से जो जीवन था वो आगे बढ़ने लगा। बात करते हैं मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ में एक घर मिला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये घर है, 4 कमरे का घर है। और मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। आप जिस घर में रहते हैं उसके साथ इस घर की क्या समानता है? बहुत ज़्यादा समानता है। तो यहाँ पर देखिए, मेहरगढ़ के बारे में मैंने आपको दिखाया था तस्वीर में। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने उस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। विभिन्न प्रकार के जानवरों की यहाँ पर हड्डियाँ भी मिलती हैं। इसमें हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ बकरियों की हड्डियाँ भी मिलती हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जानवर उसमें पालतू रहे होंगे। तो ये कमरे भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो इन कमरों से बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। पास में ही कुछ कब्रें मिलती हैं। कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मतलब लोगों की आस्था रही होगी कि मृत्यु के बाद भी कुछ न कुछ आवश्यकता जीवन रहता होगा। मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हैं जहाँ पर कब्र में बकरियाँ मतलब भी दफनाई गई हैं। हो सकता है कि इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया हो, जो कुछ भी हो। फ्रांस में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक गुफा मिली है। ये गुफा लगभग 100 साल पहले खोजी गई थी। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे जानवरों के चित्र मिलेंगे। और इसकी जो खोज हुई थी वो 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के बीच बनाए गए चित्र माने जा सकते हैं। इसमें कई जानवरों के चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। और इन रंगों को लौह, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया गया हो या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया हो। तो फ्रांस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है फ्रांस, यहाँ पर फ्रांस है, ये है भारत। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं फ्रांस की लोकेशन क्या हो सकती है। तो एटलस में तुर्की को देखो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल ह्यूक आपको मिलेगा तुर्की में। तुर्की में क्या मिलेगा आपको? नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक पुरास्थल है जिसका नाम है चताल ह्यूक। ये तुर्की में मिलेगा। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो इस प्रकार से जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं उसके बारे में एक बार रिविजन करा देता हूँ आपका। मध्य पाषाण काल माना जाता है 12,000 से लेकर 10,000 साल के बीच का जो समय है। बसने की प्रक्रिया आरंभ हुई थी लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का प्रारंभ माना जाता है 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ माना जाता है 8,000 साल पहले। और सबसे पहले फसलों को उगाए जाने का जो प्रमाण मिलता है वो भी मेहरगढ़ से ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 2। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।